मध्य प्रदेश के एक राज्य में एक छोटी सी सिटी है। उसमें एक बहुत ही प्यारी सी कॉलोनी। उस कॉलोनी में रहते हैं दिनेश जी। दिनेश जी सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे। बिजली विभाग में बड़े उच्च पद पर थे। कुछ साल पहले वह रिटायर हो चुके थे, लेकिन रिटायर के बाद वह बीमार से रहने लगे और फिर उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। बेटे बहू और उनकी पत्नी साथ में रहा करती थी, लेकिन सुमित्रा जी ही उठाया करती थी। आज जब सुबह सुमित्रा जी दिनेश जी को उठाकर उनके मुंह में अपने हाथों से नाश्ता खिला रही थी, तभी उनकी बहू रुचि कमरे से चिल्लाती है, अरे माँ जी, तुम कहाँ मर गई? कब से मैं चाय का इंतजार कर रही हूँ। किचन में खटपट की आवाज तो सुबह से आ रही है, पर यह बुढ़िया ना जाने क्या बनाकर उस बुढ़े को पूरा दिन खिलाती रहती है। हुआ ये था कि सुमित्रा जी ने सुबह अपने पति के लिए थोड़ा सा हलवा बनाया था। बहू तो घी और मीठा नहीं खाती थी, वह डाइट करती थी, इसीलिए उसके लिए नहीं दिया। और फिर रुचि देर तक सोती रहती थी। सुमित्रा जी सुबह 6 बजे उठ जाती थी, घर की साफ सफाई करती, फिर किचन में अपने पति के लिए नाश्ता बनाती। सुमित्रा जी का मानना था कि पहले मैं अपने पति के लिए चाय नाश्ता और सुबह की दवाइयाँ दे दूं, इसके बाद मैं बहू बेटे के लिए नाश्ता और चाय बनाऊं। वह लोग देर से उठते हैं और सुमित्रा जी और उनके पति दिनेश जी की आदत सुबह जल्दी उठ जाने की थी। आज रुचि जल्दी उठ गई थी। वह चिल्लाए जा रही थी, बुढ़िया अभी तक चाय लेकर नहीं आई। सुमित्रा जी ने कहा, देखो जी, मेरे लिए ऑर्डर आ गया है, अब आप ऐसा करो, ऐसे ही थोड़ी देर दीवार से टिक कर बैठे रहो। मैं बहू के लिए चाय बनाकर आती हूँ, उसे चाय देने के बाद फिर से आकर आपको नाश्ता करवाऊंगी और आपकी दवाइयाँ खिलाकर लिटा दूंगी। यह कहकर सुमित्रा जी किचन में चली जाती हैं। बहू के लिए चाय और बेटे के लिए पोहा बनाने लगती हैं। लेकिन आज बहू का मूड खराब था। वह किचन में आकर कहने लगती है, बुढ़िया सुबह से इतनी बार तू नाश्ता बनाती है कि मेरी गैस यूं ही खत्म हो जाएगी। अब तुझे और तेरे पति को कमाना तो है नहीं, पेंशन के भी जो पैसे आते हैं उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं देती है, और किचन में बार बार आकर गैस चलाएगी, अपने पति के पसंद का बना बना कर खिलाएगी। बुढ़ा खाट पर पड़ा है तो भी उसके पेट में जैसे कुआं हो, कितना खाता रहता है, कितना इस उम्र में हजम कर लेता है। सुमित्रा जी से इतना अपमान सहा नहीं जाता। कभी सुमित्रा जी उस घर की मालकिन हुआ करती थी। इतना आलीशान मकान दिनेश जी ने अपनी नौकरी के दौरान बनवाया था। उस मकान में उन्होंने सारी सुविधाएं दे रखी थी। एक दिन उनकी बहू रुचि आकर कहती है, माँ जी, लो पिताजी से यह पेपर में साइन करवा दो। हम उनके नाम पर पॉलिसी ले रहे हैं। यदि कभी उनकी ज्यादा तबीयत खराब हुई या कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ तो उसका पैसा पॉलिसी से आ जाएगा। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी दिनेश जी बहू की बात मान लिए और पेपर को पढ़ना उचित नहीं समझे। उन्होंने पेपर में साइन करके दे दिया। साइन के दूसरे दिन ही वह रुचि अपने घर को मालकिन समझ बैठी। दरअसल वह कोई पॉलिसी वॉलिसी का पेपर नहीं था। रुचि ने अपने ससुर से उस प्रॉपर्टी के पेपर, जिसने अपने वकील को बुलाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की बात लिखी थी और अपने ससुर से साइन कर ली थी। फिर वह उस पेपर को लाकर कहती है, अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। तुम दोनों को यूं यूं करके चुटकी बजाते हुए कहती है कि चुटकियों में घर से बाहर निकाल दूंगी, फिर जहां रहना होगा तो रहना, वरना जितना कहा जाए उतना ही करो। और हाँ, इस घर के मालिकों जैसा भोजन मत करो। जैसे घर के नौकर खाते हैं वैसे खाना बनाया करो अपने लिए। अब इस घर में मेरा राज चलेगा। आज सुमित्रा जी की आंखें फटी रह गई।
बहू ने हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया। अब सुमित्रा जी इस बात से भी डरती थी, यदि रुचि ने इस उम्र में हमें घर से बाहर निकाल दिया तो हम अपने बेटे से अलग हो जाएंगे और फिर खाट पर पड़े हुए बूढ़े और कमजोर पति को लेकर कहाँ जाएंगे। सुमित्रा जी अपनी बहू की गुलाम हो गई थी। बेटा सुनकर भी अनसुना जैसे निकल जाता था। वह तो ऐसे बिहेव कर रहा था, ऐसे हाव भाव दिखाता जैसे कि वह घर की बातें कुछ जानता ही ना हो। सुबह 6 बजे से लेकर सुमित्रा जी रात को 10 बजे तक बहू की ड्यूटी के किसी नौकर की तरह घर के काम किया करती थी। चाहे सुमित्रा जी दोपहर को थक कर थोड़ा सा आराम ही क्यों ना कर रही हूँ, एक बार रुचि आवाज देती, ओ माँ जी मर गई क्या? आओ जल्दी मुझे पानी गर्म करके दो, गले में थोड़ी सी कफ जैसा लग रहा है। सुमित्रा जी आंख मलते हुए शरीर को चक्कर आता, जी घूमने लगता, तो भी दीवार का सहारा लेकर किचन में आ जाती, क्योंकि बार बार बहू वही पेपर दिखाकर धमकी देती थी। आज सुबह जब सुमित्रा जी सोकर उठी, पहले अपने पति के लिए चाय और बिस्किट ले जाकर खिलाती हैं, फिर वह बेटे और बहू के लिए नाश्ता और टिफिन बनाने लगती हैं, क्योंकि उनका बेटा और बहू दोनों ही ऑफिस जाते थे। टिफिन बना ही रही थी कि रुचि आकर कहती है, माँ जी नाश्ता थोड़ा मत बनाओ, आज घर में ही पार्टी रखा है। आज हम लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, बल्कि ऑफिस के दोस्त हमारे घर आ रहे हैं। ऐसा करो, कई लोगों के लिए नाश्ता बनाओ, कम से कम 10-12 लोग तो आ ही जाएंगे। सुमित्रा जी ने कहा, बहू इतने लोगों के लिए अकेले नाश्ता और खाना बनाना, मेरी कमर बहुत दुखती है, मेरे बस का नहीं है, तू भी जरा मेरी मदद कर दे। सुमित्रा जी की बात सुनकर रुचि बहुत गुस्से में आ जाती है। बुढ़िया, तुझे और तेरे बूढ़े पति को बैठाकर फ्री में इसीलिए खिलाती हूँ कि किसी दिन कुछ ज्यादा थोड़ा बनाना पड़े तो तू मुझे सीधे मुंह जवाब दे दे। अरे, जब तुझे पता है कि तू इस घर की नौकरानी है तो फिर इतनी हिम्मत क्यों करती है कि मुझे तेरे को जवाब देना पड़े। तू सीधे सीधे घर के सारे काम कर, और हाँ, नाश्ते में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे दोस्तों को सारी चीजें पसंद आनी चाहिए। सुमित्रा जी करती भी तो क्या, उनके बस में कुछ नहीं था। जोर जोर से रुचि चिल्ला कर कह रही थी। दिनेश जी सारी बात सुन रहे थे, खुद को कोस रहे थे कि मैं आज अगर बिस्तर पर पड़ा नहीं होता तो मेरी पत्नी को यह दिन नहीं देखना पड़ता। कभी सुमित्रा जी के हाथों में इतनी ज्यादा तनख्वाह आती थी, फिर भी वह गंभीरता के साथ ना मेहमान और रिश्तेदारों का मान सम्मान करते हुए घर घर की मालकिन की तरह रहा करती थी। वह तो दूसरों को ऑर्डर दिया करती थी, एक अधिकारी की पत्नी जो थी। लेकिन आज पति की ऐसी हालात थी कि वह खुद नौकरानी बन चुकी थी। बहू जरा सा भी रहम नहीं करती। सुमित्रा जी अकेले ही 10-12 लोगों के लिए खाना बनाई। वह बहुत थक गई, उनका हाथ पैर दर्द से चूर हो रहा था, कमर सीधी नहीं हो रही थी। इस बीच में थोड़ा सा मौका निकालकर अपने पति को दोपहर में खाना खिला दिया, लेकिन बेचारी खुद भी कुछ नहीं खाई। दिनेश जी पूछते रह गए, तुमने कुछ खाया कि नहीं? दोपहर के 3 बज चुके हैं। सुमित्रा जी ने कहा, पार्टी चल रही है, बस अब सबके खाने का ही टाइम हो गया है, मैं भी खा लूंगी। पार्टी खत्म होते ही सब लोग खाना खाने की तैयारी में लग गए। सुमित्रा जी टेबल पर अपने हाथों से बनाया हुआ स्वादिष्ट पकवान परोसने लगती हैं। सुमित्रा जी जब खीर परोस कर चाह ही रही थी कि वहां पर आए हुए एक ऑफिस के दोस्त का हाथ लग जाता है कटोरी में, और चम्मच कटोरी दोनों टेबल के नीचे गिर जाता है।
एक कटोरी खीर जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर रुचि बहुत गुस्सा होती है। वह कटोरी की खीर के छींटे दोस्तों के ऊपर भी पड़ जाते हैं। दो लोगों के पैंट में थोड़े थोड़े छींटे पड़ गए थे। रुचि अपनी सास को आवाज देती है, माँ जी किधर हो? जल्दी से एक कपड़ा लेकर आओ और यह साफ करो। सुमित्रा जी यह उम्मीद नहीं लगाई थी कि उनकी बहू अपने दोस्तों के सामने भी इतनी बेइज्जत कर सकती है। वह जल्दी से कपड़ा लेकर आई और पहले दोस्तों के पैंट में लगे हुए खीर को साफ किया, फिर जमीन पर पड़े हुए खीर को उठाया, कटोरी लेकर गई। पीछे से रुचि चिल्लाई, माँ जी किचन में सो गई या मर गई? दूसरी कटोरी में खीर लेकर आओ। सुमित्रा जी जो अभी हाथ साफ कर रही थी, साड़ी के पल्लू से हाथ को पोंछते हुए एक कटोरी दूसरा खीर रख दिया और आकर किचन में अपने आंचल से मुंह छुपाकर रोने लगी। बातें इतनी तेजी से हो रही थी कि सब कुछ दिनेश जी को सुनाई दे रहा था। जब मेहमान खाकर चले गए तो सुमित्रा जी अपने कमरे में गई। दिनेश जी ने कहा, सुमित्रा तुमने खाना खाया कि नहीं? सुमित्रा जी ने कहा, खा लिया है जी। दिनेश जी को सब समझ में आ रहा था कि आज बहू ने मेहमानों के सामने इतना अपमान किया, इतना डांटा कि सुमित्रा को भूख कैसे लगी होगी। वह समझ रहे थे कि अभी तक इसने कुछ नहीं खाया है। आज उन्होंने मन में ठान लिया था कि आज जब बेटा आएगा मैं उससे बात करके ही रहूंगा। शाम को जब ऑफिस के सब दोस्त चले गए, उन्हें छोड़कर वापिस आया उनका बेटा, तो वह उससे कहने लगे, बेटा जरा मेरे पास तो आ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर उनका बेटा घर पर आ जाता है उनके कमरे में और कहता है, कहिए क्या बात है बाबूजी? आप भी ना, अभी तो मेहमान में ही व्यस्त था, आपको खाना मिला कि नहीं? दिनेश जी गुस्से में कहते हैं कि मैं तेरे खाने का भूखा नहीं हूँ, ना ही लालची हूँ। मैंने भी अपने ऑफिस टाइम पर बहुत अच्छे अच्छे भोजन किए हैं और मेरी आत्मा भी तृप्त हो गई है। भूखा तो तू है जो अभी तक लगता है कितने सालों से कुछ खाया ही नहीं। यह बात सुनकर भी बेटा अनसुना कर रहा था। आखिर हुआ क्या है? पहेलियां मत बुझाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। दिनेश जी ने कहा, तेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता है। तू कितना बिजी और कितना बड़ा आदमी बन गया है। तू अपनी पत्नी को समझा दे। आज तेरी पत्नी ने जो किया वह मेरी हिम्मत से बाहर है। कभी मेरी पत्नी का यानी तेरी माँ का इतना अपमान नहीं हुआ जितना कि आज मेहमानों के सामने तेरी पत्नी ने कर दिया है। और तू नालायक वहीं बैठा देखता रहा। तुझे जरा सा भी शर्म नहीं आई? इतने लोगों के बीच में तेरी पत्नी ने तेरी माँ को इतना डांटा फटकारा और उनके पैर साफ करवाए। अब तक बहू भी बातें थोड़ा सुनकर पिताजी के कमरे में आ गई और कहने लगी, तुम्हारी पत्नी इसी काम लायक है। क्या जरूरत थी मेरे दोस्तों के पैर में खीर गिराने की? अभी तक जो बेटा चुप था, पत्नी देखकर कहता है, अरे बाबूजी, आप भी ना छोटी मोटी बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोलते हो? रुचि ने जरा सा सफाई करने को कह दिया, वह भी अपने ही घर में मेहमानों के ऊपर जो उन्होंने खाना गिरा दिया था। आखिर गलती तो माँ जी की ही थी। माँ ने देखकर काम नहीं किया, मेहमानों के ऊपर ही खीर गिरा दिया। वह हमारे ऑफिस वाले थे, उन्हें बुरा लग जाता। हद हो गई थी। दिनेश जी गुस्से से आग बबूला हो गए। वह बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आज वह होठों को दबाकर रह गए। उनकी पत्नी सुमित्रा जी जो सारी हालात समझ रही थी कि दिनेश जी अगर आज अपने हाथ पैर चलते हुए उठ पाते तो बेटे को दो चार जूता लगाए बिना नहीं छोड़ते। वह उन्हें शांत करते हुए कहती है, चुप रहो जी, जो हो गया सो हो गया। एक माँ थी जो बहू बेटे के सामने पिता को ही समझा रही थी, इतना अपमान सहने के बाद। और एक बहू थी
जो अपने पति को भड़काए जा रही थी। माता पिता के खिलाफ, देख रहे हो, तुम्हारे माँ बाबूजी को बैठा कर खिलाने का यह नतीजा। आज मेरे ऊपर ही उंगली उठा रहे। बेटा अपनी पत्नी को कहता है, यार तुम चुप रहो, इन लोगों का तो रोज का नाटक हो गया है। पत्नी आगे आगे और पीछे पीछे बेटा भी बाहर निकल गया। दोनों बहू बेटे उल्टा बूढ़े माता पिता को ही डांट कर चले गए। जाते जाते रुचि ने ऐसे आंख दिखाया जैसे बूढ़े सास ससुर को खा ही जाएगी। अब बस बहुत हो चुका था। उनके जाने के बाद दिनेश जी ने पत्नी से कहा, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। सुमित्रा, बहुत सह लिया अपमान, आज ही हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे। सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर से कहते हैं, क्या तुम्हें अभी भी अपने बेटे बहू के साथ रहना है? उनसे तुम्हारी माया मोह है? सुमित्रा जी ने कहा, नहीं जी, मुझे कोई मोह माया नहीं है। मैं तो बस आपके बारे में सोचती हूँ कि आप अपने इस मकान को भूल भी पाएंगे कि नहीं। आपको इस हालात में लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? दिनेश जी ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इससे भी अच्छी जगह में तुम्हें लेकर जाऊंगा और वहां हम दोनों सुरक्षित रहेंगे। आज रात उन्होंने अपने जरूरत की चीजें निकाली। 2 मीडियम साइज के बैग निकाले। दोनों में अपने कपड़े और जरूरत की चीजें, कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ धार्मिक बुक भर लिए और सुबह होने से पहले ही वह उस घर को छोड़कर निकल गए। बेटे बहू चैन की नींद सो रहे थे। सुबह जब 7 बजे बेटा उठा, आवाज देता है, माँ नाश्ता लाओ, तैयार है कि नहीं? लेकिन किचन से कोई आवाज नहीं आई। वह किचन में जाकर देखा, माँ किचन में नहीं थी। फिर वह किचन से माँ पिता के कमरे में गया। बिस्तर मोड़ा रखा हुआ था, अलमारी खुली पड़ी थी। उसने आवाज दिया, रुचि बाहर आओ तो देखो, माँ बाबूजी नहीं है। वह उबासी लेते हुए आई और कहने लगी, क्या हुआ, गए होंगे यहीं कहीं। वह आखिर बुढ़ा बुढ़िया कब पीछा छोड़ने वाले हैं, जाएंगे कहाँ? उनके लिए इस घर के अलावा कोई और ठिकाना है भी कहाँ? ताने मारते हुए वह फिर से वापस चली आई। पीछे पीछे लड़का भी आता है। वह कहने लगा, अरे बताकर तो नहीं गए, इतनी सुबह कभी बाहर नहीं निकले। तभी उसकी नजर हाल में रखे हुए टेबल पर पड़ी, जिसमें 2 चिट्ठियां लिखी थी। एक चिट्ठी उन्होंने खोलकर पढ़ा तो लिखा था, बेटा मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी हमेशा शान से गुजारा है। तुम्हारी माँ एक अफसर की पत्नी हुआ करती थी। वह दूसरों पर आर्डर चलाती, कभी किसी के सामने शर्मिंदगी नहीं महसूस की। एक अफसर की पत्नी को तुमने 10 दोस्तों के सामने उसे नौकरानी बनाया, अपमान किया, ऊपर से सीना चोरी कर रहे। तुम्हारी पत्नी को जरा सा भी इस बात का एहसास नहीं कि सास ससुर की इज्जत क्या होती है, उनको कैसे मान सम्मान दिया जाता है। तुम्हारी पत्नी ने मुझसे एक पेपर में साइन करवा कर इस घर की मालकिन जो बन रही है। अब अगर तुमने इस पेपर को पढ़ लिया है तो लिफाफे के अंदर रखा हुआ दूसरा पेपर भी पढ़ो। दूसरा पेपर उसको छोड़कर जल्दी से बेटा पढ़ने लगा तो वह कुछ और पेपर नहीं था, प्रॉपर्टी का पेपर था, जिसमें साफ शब्दों में लिखा था, दिनेश जी की यह प्रॉपर्टी उन्हीं को मिलेगी, चाहे वह उनका बेटा हो या कोई और वारिस जो उनकी सेवा करेंगे। यदि बीच में उनके साथ कोई अपमानजनित घटना होती है या वह यह घर छोड़कर चले जाते हैं तो यह सारी प्रॉपर्टी वृद्धा आश्रम के नाम चली जाएगी। चाहे उनका असली औलाद ही क्यों न हो, इस प्रॉपर्टी का वारिस नहीं माना जाएगा। उसमें नीचे दिनेश जी की साइन थी और फिर उस पेपर के साथ पीछे एक पेपर था जिसमें लिखा था, दिनेश जी अपनी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस अंतिम सहारा नामक वृद्धा आश्रम में दान कर रहे हैं और वह अपनी पत्नी के साथ उसी वृद्धा आश्रम में अपनी अंतिम बची हुई सांसें काटेंगे। यह पढ़कर तो बेटे के पैरों तले जमीन सरक गई।
बहू गुस्से से कहने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम्हारा बूढ़ा पिता यह घर, बैंक बैलेंस, सब कुछ किसी आश्रम के नाम नहीं कर सकता। तुम उनके असली बेटे हो, इकलौते वारिस हो, इसीलिए यह घर तुम्हारा है। उनकी सारी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है। हमने इतने कोशिशों के बाद उस बूढ़े बुढ़िया को इस घर से जाने के लिए मजबूर किया। पंकज ने भी सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा। अब हम रोड पर आ गए हैं। दोनों पति पत्नी अभी शोक में पड़े ही थे कि दरवाजे की डोरबेल बजी। वकील सामने खड़ा था। एक लिफाफा दिया। उसे खोलकर जब बेटे ने देखा तो वह नोटिस था जिसमें लिखा था कि दोनों पति पत्नी, बेटा और बहू इस घर को 24 घंटे के अंदर छोड़कर चले जाएं। अपने साथ कोई भी कीमती चीज यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। यह पढ़कर तो मानो दोनों को और भी सदमा लगा। वह गुस्से से वकील की तरफ झपटी और कहने लगी, निकल जाओ यहाँ से। यह मेरा घर है। मैंने यहाँ की एक एक डिजाइन, पर्दा, सोफे, सब कुछ अपनी मर्जी से बनवाया है। यह सब कुछ मेरा है। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसी घर में मैं अपनी अंतिम सांसें लूंगी। लेकिन उसका कौन सुनने वाला था। वकील के साथ साथ पुलिस भी थी। जब वकील के ऊपर झपटता हुआ देखा तो पुलिस सामने आ गई और कहने लगी, अगर आपने बदतमीजी की तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ जाएगी, क्योंकि इन सभी दस्तावेजों में आपके पिताजी की साइन है। उन्होंने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। यह सुनकर वह गुस्से से इतना भड़क गई मानो अभी बूढ़े माता पिता मिल जाएं तो वह उनकी चटनी बना डाले, उनका खून पी जाए। इतना उनकी आंखों से खून उतर रहा था। 24 घंटे की नोटिस थी। इधर बेटा करता भी तो क्या, वह अपनी पत्नी को समझाता रह गया, अब कुछ नहीं हो सकता। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम तो पिता को ऐसे ही पागल समझते थे। आज माता पिता के साथ साथ हमने अपनी पहचान भी खो दी, अपना घर भी खो दिया। दोनों सिर्फ प्रायश्चित करते रह गए थे। 24 घंटे के अंदर वह घर खाली करके उन्हें जाना ही पड़ा। वह वृद्धा आश्रम में भी पहुंचे और अपने माता पिता से मिलने की कोशिश करते कि उनसे माफी मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसे औलादों से मिलना नहीं चाहता। मेरे पास तक उन्हें पहुंचने ना दिया जाए। उनके कहे अनुसार गेट के अंदर बेटे बहू को आने ही नहीं दिया और दोनों अब दर दर की ठोकरें खाने लगे थे। अपने रहने और सर छुपाने की जगह ढूंढ रहे थे। उसी घर को बहुत ही जल्दी एक वृद्धा आश्रम के रूप में बदल दिया गया था। दिनेश जी अपनी पत्नी सुमित्रा जी के साथ उसी घर में रहने आ गए थे और उनके साथ अब और भी बहुत सारे वृद्ध लोग उसमें रह रहे थे। उस वृद्धा आश्रम का नाम रख दिया गया था जिंदगी का अंतिम सफर। लोग दिनेश जी और उनकी पत्नी की यह महानता को देखकर तारीफ करे बिना नहीं थक रहे थे। दिनेश जी ने बहुत सहने की कोशिश की, बेटे बहू को समझाने की, लेकिन जब बेटे बहू ने हद पार कर दी तो उन्होंने भी सबक सिखाया। कहते हैं ना कि लालच का अंत बुरा ही होता है, जो कि दिनेश लाल जी के बेटे और बहू जी के साथ हुआ। तो दोस्तों आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। यदि चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।